तो दोस्तों ये किस्सा है साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म मंगू के गीतों का। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे निसार अहमद अंसारी और इसका संगीत दे रहे थे म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद शफी। और उन दिनों में नई नई सिंगर सुमन कल्याणपुर आई थी, उनकी आवाज अच्छी थी। तो मोहम्मद शफी ने सुमन कल्याणपुर से बात की और उनसे फिल्म मंगू में 3 गीत रिकॉर्ड करवा दिए। सुमन कल्याणपुर जी के ये पहले हिंदी 3 गाने थे उनके करियर के। उसमें एक लोरी भी थी, कोई पुकारे चुपके से तुझे। सुमन कल्याणपुर उन दिनों में सुमन हेमाडी नाम से जानी जाती थी। गाने रिकॉर्ड हो गए थे। उसके बाद फिल्म के गीतों पर काम चल ही रहा था कि उन दिनों में 2 ऐसी फिल्में रिलीज हो गई जिसके संगीत ने हर तरफ धूम मचा दी थी। एक थी छम छमा छम छम और दूसरी थी बाज। इन फिल्मों का संगीत दिया था नए नए उस वक्त के नए नए म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब ने। अब उनके संगीत में कुछ नयापन था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया और फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ओपी नैयर को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे कि उनकी फिल्मों में वो संगीत दें। यही वजह रही कि फिल्म मंगू में भी ओपी नैयर जी को ले लिया गया और मोहम्मद शफी को फिल्म से अलग कर दिया गया। अब ओपी नैयर तो अपनी फिल्मों में ज्यादातर आशा भोसले जी से गीत गवाया करते थे या फिर गीता दत्त जी से। ओपी नैयर के पास जैसे ही फिल्म मंगू आई तो उन्होंने सुमन कल्याणपुर के 3 गीतों को हटाने का फैसला कर लिया। 2 गीत तो उन्होंने हटा दिए सुमन कल्याणपुर के, लेकिन एक जो लोरी थी कोई पुकारे चुपके से तुझे, वो इस गाने को नहीं हटा सके क्योंकि ये लोरी फिल्म में कई बार आती है, कई बार सुनाई देती है। और उसके बाद वो इस फिल्म के गाने आशा भोसले से रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। जब ये बात सुमन कल्याणपुर को पता लगी तो वो अंदर से टूट गई, बहुत दुखी हुई कि उनका करियर अभी शुरू ही हो रहा है और उनके 2 गाने काट दिए गए। उसके बाद आशा भोसले जी से इस फिल्म में गाने रिकॉर्ड करवाए गए। जब ओपी नैयर से ये पूछा गया कि उन्होंने सुमन कल्याणपुर के गाने आखिर क्यों काट दिए, हटा दिए, तब उनका ये कहना था, जैसे कि सब जानते ही हैं कि ओपी नैयर और लता मंगेशकर ने कभी भी साथ में काम नहीं किया और ओपी नैयर ने शायद ये कसम भी खाई थी कि वो कभी भी लता जी के साथ काम नहीं करेंगे। तो ओपी नैयर जी का ये कहना था कि अगर वो सुमन कल्याणपुर के गीत अपनी फिल्म में रखते हैं और सुमन की आवाज लता जी से बहुत ज्यादा मेल खाती है तो लोग यही समझेंगे कि मैं कहीं ना कहीं लता जी की आवाज को अप्रिशिएट कर रहा हूं, पसंद कर रहा हूं, इसीलिए लता नहीं तो लता जैसी कोई और सिंगर अपनी फिल्म में लेकर गीत गवा रहा हूं। तो इसलिए उन्होंने सुमन जी से अपने पूरे करियर में कोई भी गीत नहीं गवाया। लेकिन लॉस सुमन जी का हुआ उस वक्त। फिर 1954 में फिल्म आर पार आई थी। इसमें भी एक ऐसा मौका बना था जब सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब एक डुएट सॉन्ग गाने वाले थे, लेकिन फिर ओपी नैयर जी बीच में आए और उन्होंने सुमन जी से ये गीत रिकॉर्ड नहीं करवाया। लेकिन सुमन जी ने भी हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी जद्दोजहद में लगी रही। फिर उनको साथ मिला शंकर जयकिशन, मदन मोहन, रोशन साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इन सब के साथ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए। 60s के दौर में तो सुमन कल्याणपुर जी एकदम टॉप की सिंगर बन गई थी क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी आपस में गीत नहीं गा रहे थे। तब उस दौरान सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक साथ करीब 150 गाने गाए थे। सुमन कल्याणपुर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की जोड़ी उन दिनों में एकदम टॉप पर चल रही थी। फिर सुमन जी की जिंदगी में एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ एक डुएट सॉन्ग गाया। फिल्म थी चांद, रिलीज हुई साल 1959 में। इस गाने को लिखा शैलेंद्र जी ने, इसका संगीत दिया हेमंत कुमार जी ने। गाना था कभी आज कभी कल कभी परसों। कभी आज कभी कल कभी परसों, ऐसे ही बीते बरसों, हमारे सुनते ही नहीं साजना, देखो जी सुनते ही नहीं साजना। उसके बाद फिर 70s 80s में सुमन जी की आवाज काफी कम सुनाई देने लगी हिंदी सिनेमा में। इस पर लता जी ने एक बार ये कहा था कि उनकी आवाज बहुत अच्छी थी लेकिन मुझसे काफी मेल खाती थी। शायद यही वजह रही कि सुमन कल्याणपुर अपने करियर में और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आप सबके सामने ये बात रखनी चाहिए। सुमन जी का आपको कौन सा गीत अभी इस वक्त याद आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेट्रो शावेज की यादों के रूहानी किस्से में आज बस इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।